नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो राजस्थान में कितने जलवायु खंड है? 10 है, जिसमें फर्स्ट का नाम बताओ चलो। है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ऐसा है क्या? तो मैं लिख दूं क्या? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अच्छा चलो, फर्स्ट बी का नाम कौन बताएगा? है उसमें कोई दिशा का नाम नहीं लिखा है क्या? है देख लो एक बार ध्यान से। ओनली सिंचित मैदानी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र? अच्छा, फर्स्ट सी का नाम क्या है? अति शुष्क। और आगे? अरे तुमने लिखे है ना, उसके बाद भी गलत बता रहे हो। क्या लिखा है आंशिक? हाँ, अति शुष्क एवं आंशिक। आंशिक में क्या लिखना आगे? सिंचित प्रदेश। आंशिक का मतलब जहाँ पूरी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, केवल कुछ ही जगह पे। हाँ यार, ये तो बहुत ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। है ना, इसमें एक बटन रहता है, उसको कहते हैं टर्बो। इसको टर्बो कर दो। 22 पे करोगे तो ठंडा ही नहीं करेगा वो। ये रहा। बस। ये बिजली बचाने का सोच रहे हैं आप? बताओ। वैसे बिजली बचती है क्या? कितने की बचा लेंगे? 2 रुपए की। चलो चले आगे। तो अति शुष्क या आंशिक सिंचित क्षेत्र, इसका मतलब है कि ये नाम तुमने अभी याद नहीं किए, तो ये कल का होमवर्क है तुम्हारा, कि ये सारे नाम ऐसे याद होना चाहिए जैसे अपन लिख रहे हैं। बताओ, सेकंड ए का क्या है? अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और फर्स्ट बी का? लूणी नदी का क्या? लूणी नदी का क्या? अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और थर्ड ए का? और थर्ड बी का? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। और फोर्थ ए का? और फोर्थ बी का? है? और फिफ्थ का? अच्छा, ये थर्ड बी का नाम पूछा हुआ है क्या? सुपरवाइजर परीक्षा में ये कैसे पता चलेगा अपने को? जब अपन उस किताब के पीछे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलो मैं तुमसे थोड़ी कोशिश करवाता हूँ। तुम एक बात बताओ पहले तो, कि तुमको कोर्स खत्म करने की जल्दी है क्या? ईमानदारी से बता देना मुझे। है? हाँ, जिनको जल्दी है उनके फिर अपन जल्दी पढ़ा देंगे, जिनको जल्दी नहीं है उनको आराम से पढ़ाएंगे। किसी को है क्या जल्दी? हाँ। जल्दी किस बात की है? इस दुनिया से जाना ही है एक दिन। जो ज्यादा जल्दी में थे वो तो चले गए। तो जल्दी का काम शैतान का है। कहाँ आएगा इसमें, देखना हो। एग्रोनॉमिक क्वेश्चन एक साथ आते हैं कि अलग अलग आते हैं? 20? हाँ, ये तो 20 हो गए। ये तो 21 हो गए यार। टमाटर में लाइकोपीन कितने डिग्री बनता है? 20 से 25। 1 हेक्टेयर में टमाटर, ये तो कहाँ एग्रोनॉमी के तो आए ही नहीं इसमें। कहाँ है देखो, ये तो सब उसी के चल रहे हैं। 2012 में। रुक जाओ यार।
हाँ ये अब चालू हुए ना इधर से, 50 के बाद से शुरू हुए हैं, 51 से। पहले मैं तुम्हारा नॉलेज चेक कर लेता हूँ। बताओ निम्न में से कौन सा मैच गलत है? बता सकते हो तुम? हाँ, ऑनलाइन वालों, बताओ क्या गलत है? स्वीट कॉर्न का नाम क्या है? जी हमें सेकेर आटा, शक्कर जैसा जिसका आटा वही स्वीट कॉर्न, सेकेर आटा है ना। चलो बाकी सब सही है। सर्टिफाइड चीजों के बीजों के थैले पर किस रंग का टैग होता है? नीला। सर्टिफाइड मतलब, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे भी आंसर नहीं पता, तुम बता देना मुझे, है ना। ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान अच्छा है? 30 से 35। कितना है? क्योंकि खरीफ में अंकुरण ही 30 से 35 पे होता है। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन बताओ क्या है? फ्लूक्लोरेलिन, है ना। ये हमेशा सभी दलहनी और सभी तिलहनी फसलों में प्रयोग होता है। राजस्थान में मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1978 बना होगा मेरे हिसाब से। गोल्डन राइस किस विटामिन के लिए जाना जाता है? विटामिन ए के लिए जाना जाता है। ये ऐसे पेपर है जिनको रोज सॉल्व करोगे ना 8-10 दिन, तो ये पेपर याद हो जाएंगे, फिर कहीं भी पढ़ते समय ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट याद आ जाते हैं। गेहूं की 50 क्विंटल हेक्टेयर उत्पादन लेने वाली फसल भूमि कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषित करती है? ज्यादा करती है ना। बताओ कितना? सेकंड ऑप्शन जितना करती होगी मेरे हिसाब से। सेकंड या थर्ड आएगा। भारत में खाद्य अनाज उत्पादन कहां तक पहुंच चुका है? अब पहुंच चुका है 310 मिलियन टन तक। कितना पहुंच चुका है? हाँ ये तो कब की बात, 2012 की। फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती? अम्लीय पीएच पे, 6.5 पे। विश्व में सबसे पहले खरपतवार नाशी कौन सा था? 2,4-D और एमसीपीए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब चलाया गया? 2005-6 में। देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलों में मूंगफली की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 60%। 40% क्षेत्रफल, 60% उत्पादन। और चले, ये सिर्फ तिलहन तिलहन का। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन रोज करना आपने को। ओ भाई ओ रुक जा, इसमें क्वेश्चन कितने आते तेरे पहले? गेहूं के कल्याण सोना किस्म कैसी है? डबल जिन ड्वार्फ वैरायटी। देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन होता है? अब तो बढ़ गया है ना, 120 के आसपास, 110 120। गन्ने का उत्पादन निम्न में से ज्यादा कहाँ होता है? भारत में, चीन में, थाईलैंड में, क्यूबा में। अब देखो प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन, क्यूबा एक बहुत छोटा सा देश है, वहां सिर्फ गन्ना ही गन्ना होता। अब ब्राजील में ज्यादा गन्ना होता है, कहाँ होता है? दूसरे नंबर पे भारत। इस समय भारत में होता था। अरे 2012 में कहाँ होता था? भारत। तब का प्रश्न। सूरजमुखी की फसल कैसी है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ऑफन मतलब जिसमें सेल्फ भी होता है और क्रॉस भी होता है, बहुधा पर है। बूंद बूंद में प्रेशर कितना होता है? 1.5 से 2.5 किलोग्राम। निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है? बताओ। सोना। गोमती किसकी किस्म है? ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया मामला अब, है ना। 12 साल पुराना पेपर, 13 साल। विजय किसकी किस्म है? चने की भी है, मक्का की भी है, उधर मूंगफली की भी है। उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म है? शिलाजीत, अलंकार, गौरव, ये सब सोयाबीन की किस्म है। निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली उत्पादन ज्यादा होता है? तो पहले कहाँ होता था? आंध्र प्रदेश में। फिर अब कहाँ होता है? गुजरात में। वरुणा किसकी है? अरंडी की नहीं, अरुणा अरंडी की, वरुणा सरसों की। पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक का परसेंट कितना है? बहुत कम। बीकानेर संभाग की मृदाओं की उपलब्ध नाइट्रोजन है, ये सॉइल वाले पढ़ाए। सौंफ की फसल पोटाश की कितनी मात्रा चाहिए? बताओ कितनी चाहिए? पक्का है तो कम मार रहे हो? राजेंद्र क्रांति किसकी है? मेथी की। धनिया में नाइट्रोजन कितना चाहिए? तो ये याद रखना है आपको अब, कि नाइट्रोजन की मात्रा पूछी गई है किस में? सौंफ में भी पूछी, पोटाश की इधर भी पूछी, तो पोषक तत्व सबके याद। बरसीम के तापमान वृद्धि किस पर रुक जाती है? 30-35 पर रुक जाती होगी। बंजर भूमि के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई? 85 में की गई, है ना। तो ऐसे ये सारे एक्ट भी अपने को ये कहाँ मिलेंगे? आगे के चार्ट में। आगे चार्ट दिए हुए देखो, 44।
तुम्हारे पास बुक है ना? उसमें देखो 1 से लेके 43 तक केवल चार्ट ही चार्ट है। उसमें 1 से 26 तो एग्रीकल्चर के और उसके बाद राजस्थान जीएस के, जिसमें सारे नियम अधिनियम राजस्थान की सरकार के क्या क्या प्रयास हुए सब कुछ लिखा हुआ। राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां, ये तो जीएस का क्वेश्चन। सीता किसके केस में बताओ? गेहूं की। और उसकी भी है, तिल की भी होगी। निम्न में से कौन सी? पूछा चिकनी, पूछा चिकनी, पूछा गोल, उधर दूसरी चीजों की किस्म। फिर हॉर्टिकल्चर का उत्पादन पूछा है। बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर, रेटून फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन किसके ये तो यार वापस हॉर्टिकल्चर आ गया था। नाइट्रोजन का कम अवशोषण, कैल्शियम का अधिक अवशोषण कब होता है? ये क्या लिख रखा है भाई? प्रश्न कहाँ है इसमें? है प्रश्न नहीं, केवल ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये देखना पड़ेगा। एनएचबी के आंकड़ों के अनुसार देश में 2009-10 में राजस्थान के फलों का क्षेत्रफल, ये तो बहुत पुराना है। ये वापस हॉर्टिकल्चर घुसेड़ दिया इन्होंने यार। पेपर ही खत्म। केवल एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर 50-50 प्रश्न। कोई एनिमल एनिमल हस्बेंड्री उधर शुरू में होगी तो भले ही होगी, ठीक है। कितना अच्छा पेपर आता था 2012 में। पर अब अपन कौन से साल में आ गए? 2024 का पेपर है क्या अपने पास? 24 में एग्जाम हुआ था क्या? वो वाला नहीं डाला होगा अभी, वो भी डालना पड़ेगा। हे हे हा, 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 हा। ये तो कहाँ पहुंच गए अपन? कितने क्वेश्चन आते हैं जीएस के? हैं? 40 आते होंगे ना? फिर 41 से एग्रोनॉमी। जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? सोरगम्बाई कलर, वाह यार। होर्डियम वल्गेर। देखना यार भाई हो, इतना खतरनाक सुपरवाइजर, सुपर से भी ऊपर है यार। भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग की स्थापना 1875 में मुख्यालय के साथ की गई, है ना? अब उन्होंने इसका उत्तर कलकत्ता माना है। मैं तो अभी भी नहीं मानता हूं। निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? मक्का। 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितना यूरिया देना पड़ेगा? मुझे बताओ, 1 हेक्टेयर में 150 देना है तो 10 हेक्टेयर में कितना देना है? अरे 1 हेक्टेयर में 150 किलो देना है तो 10 हेक्टेयर में कितना देना है? 1500 किलो क्या देना है? नाइट्रोजन। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46 की। 100 किलो में 46, मतलब यूरिया हमेशा ज्यादा है और नाइट्रोजन हमेशा कम है। अब मुझे बताओ कि 325 किलो यूरिया दे के 1500 नाइट्रोजन पूरी कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। 690 में कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। 306 में कर देंगे या नहीं कर पाएंगे? तो फिर ज्यादा बड़ा उत्तर क्या है? तो सवाल हल करने की जरूरत भी, सीधे उत्तर आता है। फिर भी लोग इसमें परेशान हुए। कईयों ने सॉल्व भी किया इसको, सूत्र लिखा, सब लिखा, और उत्तर कितना लगा है मालूम? 3255 आना चाहिए, पर उनका क्या आया? क्योंकि उन्होंने 10 हेक्टेयर भूल गए, 150 किलो के लिए निकाली, यही मात्रा है, यही पहला उत्तर, खेल खत्म। अरे 1 हेक्टेयर में 325.5 और 10 हेक्टेयर में 3255। तो अब याद रखना, कभी भी कैलकुलेट करना तो ये देखना, 1 हेक्टेयर में 150 तो 10 हेक्टेयर में 1500, 1500 किलो नाइट्रोजन देना है तो यूरिया की मात्रा डबल से भी ज्यादा आएगी। सवाल हल करने की जरूरत नहीं है। हिसार सुगन किसकी केस में बताओ? यार मुझे ये जीरा धनिया सौंफ अजवाइन नहीं आता है, उधर हॉर्टिकल्चर वाले। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ खोला? भोपाल में। ये क्वेश्चन हर दूसरी तीसरी एग्जाम में मिलता है, कोई सी भी देख लो। जेईटी, सीयूटी, प्री पीजी, है ना, एओ, डबल एओ, एआरओ, बैंकिंग, फर्स्ट ग्रेड टीचर,
सब दूर यही क्वेश्चन मिलता है, याद रखना। मोस्ट फेमस, भोपाल में 2 संस्थान है, IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस और एक CIA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर। एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व तो 1.5 है। ये तो कठिन प्रश्न है कि सरल प्रश्न है, पहले बताओ। नहीं आता है कि? अरे बहुत सरल है, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, अपन इसमें परेशान हो जाते हैं। देखो, एक सूत्र आता है, मृदा में ठोस कण की मात्रा छोटी संख्या BD होती है, इसको ऊपर लिखो, बड़ी संख्या PD होती है, इसको नीचे लिखो, है ना। जब इस ठोस को कुल मृदा आयतन में से घटा देंगे, आयतन माइनस ठोस, तो उत्तर क्या आ जाएगा? रंध्रावकाश। अरे आ जाएगा क्या? कुल आयतन में से ठोस घटा देंगे, बची हुई जगह क्या कहलाएगी? तो इसका अपन सूत्र एक और बना लेते हैं, 1 माइनस BD बटे PD, और जो उत्तर आया उसमें काय का गुणा करना है? 100 का। तो ये रंध्रावकाश का सूत्र। अभी तो आधे बच्चों को मेरी एक भी बात समझ में नहीं आएगी। आई कि नहीं पहले बताओ। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे बताओ? 1/5 में काय का भाग लगा देंगे? 2.65 का, और जो उत्तर आया उसको 1 में से घटा देंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें 100 का गुणा करेंगे। नहीं आया समझ में? या तो जो इसमें आया उत्तर उसमें 100 का गुणा करके उसको 100 में से घटा देंगे। अरे रंध्रावकाश निकालने के लिए कुल आयतन 100% है, उसमें से BD बटा PD करके घटा देंगे, गुणा 100 करके, तो उत्तर क्या आ जाएगा? रंध्रावकाश। नहीं आया समझ में? या तो इसको पहले घटा दो, ये घटा देते हैं अपन, ये सूत्र अगर बनाएंगे तो एक आएगा, बन जाएगा सेम टू सेम, जो उत्तर आएगा उसको 100 में से घटा देंगे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर ये करके उसको 1 में से घटा लेंगे पहले ही, फिर 100 में गुणा कर। ठीक है, तो या तो प्रतिशत बनाने के पहले या तो प्रतिशत बनाने के बाद। अंधी गुड़ाई कहाँ की जाती है? गन्ने में। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये सिर्फ अपने रॉयल के ही नोट्स में लिखा हुआ है, पूरे राजस्थान में किसी ने भी नहीं पढ़ाया, और इसी की वजह से अपनी फर्स्ट रैंक आई, यूं मान के चलो। जाओ पेज नंबर 35, जाओ 35 36। कोर्स कितने मंथ में खत्म हो जाएगा? प्लीज रिप्लाई मी। 100 to 120 डेज, है ना। 100 से 120 दिन में खत्म हो जाए, अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो। और अगर डबल एओ की तरह धीरे धीरे पढ़ोगे तो फिर 150 दिन भी लग सकते। लिखा है? कहा लिखा है? कौन से पेज पे? 37 पे, है ना। उधर जाना पड़ेगा। आधार बीज के थैले पर कौन सा रंग होता है? देखो, इसके पहले जो पेपर करा था उसमें किसमें पूछा हुआ था? तो मतलब थैले का रंग याद रखना है। ऐसे जब अपन पुराने क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसे बातें बैठ जाती है दिमाग में कि क्या आएगा, कैसे पता चलता है? एक ही जगह से 2 बार 3 बार 4 बार प्रश्न आया तो अगली बार भी आएगा। ये क्या लिखा देखो, भरतपुर करौली राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में? अभी तो लिखा था मैंने। पंजाब छुआरा, ये कहां से बीच में आ जाता ये यार, ये हॉर्टिकल्चर भारी है, कोई एग्रोनॉमी बीच में घुस जाता है। निम्न में कौन सा बाजरे पर एक परजीवी खरपतवार? स्ट्राइगा, अर्ध जड़ परजीवी। वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की इकाई, विपणन योग्य फसल, Y/ET जल उपयोग दक्षता का सूत्र है ना। ये अपन पढ़ेंगे सारी दक्षता। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही गलत लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबोर्न, लॉर्ड जेम्स लॉर्ड वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न, एक ही आदमी है बस। निम्न में से कौन सा बासमती गुणवत्ता वाले धान की संकर किस्म है? 2010 में विकसित प्रथम संकर धान है ना बासमती की, PRS-10। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के अनुसार मिट्टी के वर्गीकरण में सिल्ट कणों का आकार होता है?
हाँ, देखो बेटा, 0.002 से कम जो होता है वो तो होता है क्ले, और उससे बड़ा जो है वो सिल्ट। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? ये महीन बालू, और ये मोटी बालू, और ये क्ले। अरे डरना वरना नहीं है, इतना ही पूछते हैं बस। कौन सी फसल को केमल क्रॉप कहा जाता है? ज्वार को ऊंट की फसल क्यों कहते हैं? अच्छा, अब ज्यादातर कोचिंग वाले क्यों पढ़ाते मालूम? बोले कि ज्वार लंबी रहती है, ऊंट खड़े खड़े खा लेता है। अरे ऐसा नहीं है। जैसे ऊंट लंबे समय तक पानी की कमी को झेल सकता है ना, वैसे ही ज्वार में भी लंबे समय तक अगर बारिश नहीं भी हो तो भी फसल बर्बाद नहीं होती। सूखा अवरोधी, रेशों का राजा कहा जाता है। हाँ, झूठ को कहा जाता है? पक्का? मेरे हिसाब से तो कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास। पर एक बुक आई है अभी मार्केट में, वो झूठ को लिख रही है। किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? परतदार, इसका पता ही नहीं चलता। नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? स्पेगमम मॉस, है ना? है? सभी है। जेईटी में तो ये उत्तर दिया था उन्होंने। मेरे हिसाब से तो यही आएगा, है ना? नर्सरी पूछ रहे हैं, नर्सरी। क्या पूछ रहे हैं? और उत्तम। देख लो आंसर। क्या दिया बेटा? कितनी बार देखेगा? सभी दिया है। और जेईटी में स्पेगमम मॉस ही दिया हुआ था। किस फसल का नाम है? ये तो उधर हॉर्टिकल्चर में घुस गए यार ये वापिस। चलो, ये भी हॉर्टिकल्चर का, ये नर्सरी मैं नहीं ज्यादा इधर। तो अपन तो अपना टॉपिक पढ़ते हैं, चलो। क्या पढ़ोगे अब बताओ? सिंचाई जल निकाय चल रहा है तुम्हारा? तो तुमने बताया तो है ही नहीं मुझे। और ये सर आए ना, इनसे चेंज भी करा दिया करो। इनको नया टॉपिक बता दिया करो कि अब वो चल रहा है, नहीं तो ये अभी वेदर क्लाइमेट 150 तक ले जाएंगे, है ना? फिर वो कंफ्यूज होते हैं, वहां वाले पूछते हैं कि यार 20 दिन हो गए तुम्हारा वेदर क्लाइमेट कैसे खत्म नहीं हो रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो बताओ, सिंचाई में क्या लिख लिया आखिरी लाइन? वलय विधि लिख ली। चलो, अब अगली विधि का नाम है अधोसतही सिंचाई। कौन सी सिंचाई है बेटा? अधो, अरे यार, किताब बंद कर लो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर हम जमीन के नीचे ही पाइपलाइन गाड़ दें तो उसी को हम क्या कहेंगे? अधोसतही सिंचाई, है ना? सब सरफेस इरिगेशन। अब अपने को एक चीज याद रखना है कि ये जो अधोसतही सिंचाई है, इसमें 1 से 3 फीट की गहराई पर पाइपलाइन गाड़ दी जाती है। कितनी गहरी? 1 से 3 फीट की गहराई पर पाइपलाइन गाड़ी जाती है जिनमें छिद्र होते हैं। पर यह एक महंगी विधि है। कैसी विधि है? महंगी विधि है। कुछ लोग तो लिखते हैं भारत में प्रयोग नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, होता है। इसको कहते हैं कम प्रचलित विधि। क्या कहेंगे हम? कम प्रचलित विधि है। देखो, केरल कर्नाटक में नारियल और सुपारी के बगीचे किसके हैं बेटा? केरल और कर्नाटक में नारियल या सुपारी के बगीचे। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ काय के बगीचे हैं? सेब के बगीचे, है ना? वहां पर अधोसतही सिंचाई का प्रयोग होता है। गेहूं में प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं करते हैं, इतनी गहरी जड़ें जाएगी जब तक पौधा ही मर जाएगा। तो अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें वाष्पीकरण के द्वारा जल की हानि नहीं होती है। और खरपतवारों का नियंत्रण भी हो सकता है क्या? कैसे होगा खरपतवार नियंत्रण? क्योंकि ऊपर तो पानी आ ही नहीं रहा है, कहाँ रह रहा है? नीचे।
जो कुछ समझ में नहीं आया पूछ लेना है ना, पूछ लोगे? चलो। यार इसको ज्यादा टर्बो तो नहीं कर दिया है, तो भरभराट और हवा दे भी रहा है कि खाली इतरा रहा है? हाँ दे रहा है, बहुत ठंडी चिल्ड। टाटा प्रोडक्ट है। एसी में बैठने का मजा ही कुछ और है। तो मैं पंखे की हवा खा लेता हूँ। लिख लिया। किसको हवा दे रहा है? सर आप पढ़ाते वो कुछ सब कुछ समझ में आ जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो गया। चलो अब हम पढ़ेंगे वायवीय सिंचाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? वायुवीय सिंचाई। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? ओवरहेड इरिगेशन। क्या कहते हैं बेटा? ओवर हेड इरिगेशन। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि फसलों के सर के ऊपर से पानी आता है ना? तो इस विधि में वर्षा के समान सिंचाई होती। कैसी होती बेटा? वर्षा के समान सिंचाई। ऐसा प्रश्न आता है, वर्षा के समान सिंचाई कौन सी विधि में की जाती है? ओवरहेड सिंचाई में। अब इसमें तीन विधियां आती है। एक आती है फव्वारा विधि। कौन सी विधि आती है? फव्वारा विधि। दूसरी विधि का नाम है रेन गन विधि। और तीसरी विधि का नाम है सेंट्रल पाइवोट सिस्टम। कोई आपसे पूछे ना कि निम्न में से कौन कौन सी विधियां जो है वो ओवरहेड सिंचाई का एक प्रकार है? तीन विधियां, फव्वारा विधि, रेनगन विधि और सेंट्रल पाइवोट सिस्टम। तुम साथ में ही लिखते हो तो पढ़ते कब हो फिर? हैं? बताओ। थोड़ा तो रुका करो यार। हाँ मुझे ऐसा लगता है जब मैं समझाऊं जब तो समझ लिया करो, फिर लिख लिया करो भले। तुम क्या होता है जब मैं पढ़ाता हूं तब तो लिख लेते हो, और जब लोग लिखते हैं जब फिर मेरा मुंह देखते हो बैठ के। ऐसा ही होता है और। चलो, तो कितनी विधियां हो गई अपने पास? तीन। पहली विधि कौन सी है? फव्वारा विधि। फव्वारा विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ पहले तो। हाँ, फव्वारा विधि को बौछारी सिंचाई भी कहते हैं क्या कुछ लोग? हाँ, बौछार विधि है ना, मैंने देखा है कुछ कुछ ऑप्शन में ऐसे लिख देते हैं बौछारी सिंचाई, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो विश्व में सबसे ज्यादा पानी की समस्या किस देश के पास है? इजराइल के पास। तो फव्वारा विधि का आविष्कार भी किसने किया? इजराइल ने। ड्रिप इरिगेशन का आविष्कार भी किसने किया? इजराइल ने किया, है ना। अब फव्वारा सिंचाई में होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को देखना है। तो अपन देखते हैं यहाँ के, मान लो एक खेत है, वहां पर अपन पाइपलाइन बिछाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य पाइपलाइन। कौन सी हो गई बेटा? मुख्य पाइपलाइन। अब मुख्य पाइपलाइन से जुड़ी हुई पाइपलाइन का क्या नाम रख देंगे अपन? सहायक रख दूं? ये एक पाइप उल्टा जा रहा है यार। टिंग, डिंग, डिंग, डिंग। हो जाएगी टच? क्या लगता है तुमको? तो मुख्य पाइपलाइन से जुड़ी हुई कौन सी पाइपलाइन होती है बेटा? सहायक पाइपलाइन। और हर पाइपलाइन पे 10 से 12 मीटर की दूरी पर ऐसे खड़े पाइप लगे रहते हैं जिनको हम कहते हैं राइजर्स। क्या कहते हैं? और हर राइजर के ऊपर एक एक नोजल लगा हुआ होता है। तो देखो, ये क्या है? नोजल। फोटो भी दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है ना। अब देखो फव्वारा सिंचाई एक
अत्यधिक प्रेशराइज सिस्टम माना जाता है, जिसके लिए हमको एक उच्च दबाव युक्त प्रणाली का पंप लगाना पड़ेगा। कैसा पंप लगाएंगे अपन? ज्यादा दबाव वाला, है ना। मान लो ये अपना बोरिंग है, ट्यूबवेल, यहां से पानी आ रहा। तो ये तो हो गई अपनी कौन सी लाइन? मुख्य पाइपलाइन। इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। इसको अगर फीट में बदलेंगे तो कितने फीट हो जाएगी? 20 फीट। तो एक तो ये प्रश्न आता है ना। दो पाइप को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपलर का। तो कपलर का काम क्या हो गया? दो पाइप, इसको पाइप कनेक्टर भी कहते हैं। कपल मतलब दो लोग, कपल लर मतलब जोड़ा बनाने वाला, है ना। तो दो पाइप को कपल करने वाला कपलर। अब ये हो गई अपनी सहायक पाइपलाइन। कौन सी हो गई बेटा? सहायक पाइप। और ये जो खड़े पाइप है इनको कहते हैं राइजर्स। क्या कहते हैं? राइजर्स, है ना। अब दो राइजर के बीच की दूरी होती है 10 से 12 मीटर। कितनी दूरी होती है? 10 से 12 मीटर की दूरी होती है। राइजर की ऊंचाई 1 से 2 फीट रखी जाती है सब्जियों के लिए, आलू के लिए और मूंगफली के लिए। किसके किसके लिए? सब्जियां, आलू और मूंगफली, क्योंकि इनकी हाइट कम होती है। पर अगर गेहूं और सरसों हो तो फिर कितनी रख देते हैं? 3 फीट। तो गेहूं और सरसों के लिए कितनी? 3 फीट। और बाकी सब्जियों के लिए 1 से 2 फीट। हर राइजर के ऊपर एक नोजल लगा रहता है। क्या लगा रहता है बेटा? अब इस नोजल का काम क्या है? एक तो इसको फव्वारे का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रश्न आता है फव्वारे का हृदय किसे कहा जाता है? नोजल को। दूसरा प्रश्न आता है कि यह कितने चक्र प्रति मिनट घूमता है? 1 से 2 चक्र प्रति मिनट। अब इसमें जिस दबाव से पानी निकलता है वो दबाव होता है आधा किलो से लेके 5 किलो तक, या आधा किलो से लेके 10 किलो तक। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा। तो नोजल से पानी निकलने का दबाव अलग होता है, बाकी दबाव अलग होता है। अब प्रश्न क्या क्या आते हैं देखो। बरसात के समान सिंचाई कौन सी विधि करती है? वर्षा के समान सिंचाई कौन सी विधि करती है बेटा? फव्वारा विधि करती है। दूसरा, इसमें जल की बचत कितनी होती है? 25 से 50% जल की बचत हो जाती है। कितनी हो जाती है? कोई आपसे पूछे कि फव्वारा विधि की दक्षता कितनी, दक्षता का सूत्र लिखा है कि नहीं? मैंने बताओ पहले, सही बताओ, ईमानदारी से देखो जरा, देखो देखो। बाढ़ विधि में लिखवाया होगा, अगर लिखवाया होगा तो। नहीं तो फिर नहीं लिखवाया होगा। लिखवाया है। तो फव्वारा विधि की दक्षता कितनी होती है? 50 से 75 या 50 से 60%, है ना। दूसरा, एक और प्रश्न आता है कि इसमें पाइप में दबाव कितना होता है ना। तो मुख्य पाइप में जो दबाव है वो होता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम। ऐसा कभी लिखवाया है क्या मैंने? नहीं लिखवाया। मैं लिखवा देता हूं। देखो, एक विधि हमारे पास बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी है बेटा? फिर एक है फव्वारा विधि और एक है रेनगन विधि। सबसे ज्यादा दबाव किसमें होना चाहिए? रेनगन। तो बूंद बूंद का दबाव है 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक। कितना है? फिर 2.5 से लेके 4.5 तक किसका है? फव्वारा विधि का। और 4.5 से लेके 6.5 तक किसका है? पर अपन जब ऐसा याद करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो फिर मैं तीनों का अलग अलग लिख देता हूँ। इस 2.5 को 2 बार लिखता हूँ फिर मैं, कि 1.5 से 2.5 किसका है? बूंद बूंद का। 2.5 से 4.5 किसका है? फव्वारे का। और 4.5 से 6.5 किसका है? याद रहेगा। ये किसका हो गया? ये किसका हो गया? और ये किसका हो गया? तीनों का एक लाइन से, इसलिए याद करने में कभी कोई तकलीफ आती ही नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया अपना फव्वारा। फिर अपने को एक चीज और याद रखना है कि जब फव्वारा सिंचाई से सिंचाई करते हैं तो सिंचाई की गहराई एक समान होती है। यह भी बता चुका हूं मैं तुमको पहले, कि अगर पानी जमीन पे बह के जाएगा तो कम ज्यादा सिंचाई होगी। यहां पर कैसी सिंचाई हो रही है? एक समान। कोई आपसे पूछे कि रेतीली मृदाओं में या शुष्क खेती में, है ना, सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, क्या उत्तर लगाना है? बूंद बूंद। पर 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जब बूंद बूंद ऑप्शन में ही नहीं होगा, तो फिर क्या लगा देंगे? फव्वारा सिंचाई। याद रहेगा। वेरी गुड। अब कोई आपसे पूछे असमतल, कौन सी?
असमतल मृदाओं पर सिंचाई की कौन सी विधि अच्छी मानी जाती है? तो फवारा भी उत्तर लगा सकते हैं, रेन गन भी उत्तर लगा सकते हैं, है ना, ये अभी आधुनिक है। और ये नहीं मिले तो फिर क्या लगा देंगे अपन? बूंद बूंद लगा, मतलब फवारे की जगह बूंद बूंद और बूंद बूंद की जगह फवारे का उत्तर आ सकता है अगर वो उपस्थित नहीं हो तो। सिंचाई के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है बेटा? फर्टिगेशन। अभी तक तुमने नहीं लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन। अच्छा, ऐसा ही एक होता है हर्बिगेशन। हर्बिसाइड किसको कहते हैं? तो यहां क्या लिखेंगे अपन? सिंचाई के साथ क्या देना? शाकनाशी देना। और क्या लिखेंगे? नाइट्रोगेशन। क्या लिखेंगे? नाइट्रोगेशन। सिंचाई जल के साथ निर्जल अमोनिया का प्रयोग। और ये तीनों मिला के एक साथ कहलाते हैं केमिगेशन। क्या कहलाते हैं बेटा? सिंचाई जल के साथ रसायन देना। क्या देना? और रसायन कितने प्रकार के दे सकते हैं? उर्वरक, शाकनाशी या निर्जल अमोनिया। तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? केमिगेशन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अपने से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि फर्टिगेशन, फर्टिगेशन मतलब सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ड्रिप सिंचाई। ये नहीं मिले तो फिर क्या उत्तर लगा सकते हैं? फव्वारा। हालांकि हर जगह फव्वारे का प्रयोग नहीं करते हैं, पर फिर भी लिखा हुआ है तो अपने को याद रखना है कि फव्वारे का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्लियर? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अब फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखो ऐसा लिखा है कि 1 हेक्टेयर में 420 नोजल होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 420 नोजल प्रति हेक्टेयर। फिर लिखा हुआ है कि कपलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दो पाइप जोड़ने में, है ना? अब फव्वारा विधि की सीमाएं क्या क्या है बताओ? एक तो महंगी विधि है ना, ये ध्यान रखना है ना। बिजली की खपत अधिक होती है। पर ऐसे प्रश्न आजकल नहीं पूछे जाते हैं। वो तो पूछता है कि अधिक तेज हवा होने पर कौन सी विधि अनुपयोगी हो जाती है? हाँ, कितनी हवा में हो जाती है? 12 से लेके 15 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर हवा चल रही है तो फिर फव्वारा विधि बंद कर देना चाहिए, नहीं तो सिंचाई अपने खेत में करेंगे, सिंचाई घनश्याम के खेत में हो जाएगी, है ना। फिर वो लड़ने आ जाएगा। उसके पुष्पन अवस्था चल रही थी, मतलब कौन सी अवस्था में सिंचाई नहीं कर सकते? पुष्पन अवस्था। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर में लिखा है कि सर्वाधिक वाष्पीकरण द्वारा हानि कौन सी विधि में होती है? फव्वारा सिंचाई में, है ना। लगभग 3 से 5% जल की हानि हो जाती है। वैसे तो 10-10, 15-15 तक भी हो जाती है, पर एवरेज निकाले तो 3 से 5% जल की हानि इस विधि में हो जाती है। चलो थोड़ा सा लिख लो, फिर जो बचेगा अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। हैं? तुम लिखोगे जब तक तो टाइम कर ही दोगे। वो एक कह रहा सर नींद आ रही, वो चाहता है कि मैं चुटकुला भी सुनाऊं बीच में। बहुत खतरनाक लोग है यार। ये नहीं लिखा क्या तुमने? चलो यहां से लिख। ये देखो के भी रहा है, जोक सुनाओ, नींद आ रही है। कल से कहेगा कि सर डांस करो। फिर हो सकता है कहेगा कि लेडीज कपड़े पहन के डांस करो। ऐसे नहीं करते बेटा मूलाराम। पढ़ाई करो, सुपरवाइजर बनना है कि नहीं, जीवन का अंतिम उद्देश्य।
लो। तो फिर रविंद्र सर आ जाएंगे ना अभी, वही आएंगे ना अभी। हाँ वो डांटते हैं यार मुझे फिर, मतलब एक बार बहुत जोर से डांट दिया था, डर गया था मैं। 2-3 है ना तुम्हारी बेच, है?